बाबा को खोने के बाद टूट सी गई थी और ज्यादातर गुमसुम रहा करती थी, लेकिन जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है। एक नई सूरज की किरण के साथ काली की जिंदगी में फिर एक नई सुबह होती है और साथ ही चमचमाता सूरज पूरे गांव को अपनी रोशनी से जगमगा देता है। गांव की छोटी छोटी गलियों में बच्चे उछलते कूदते हुए शोर मचाने लगते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग हाथों में लोटा लिए खेतों की ओर बढ़ रहे थे। बुजुर्गों की टोली को जाते हुए देखकर गांव का एक नौजवान लड़का कहता है, क्यों बाबा, चल पड़े अपनी सेना लेकर मैदान जंग में। अरे शर्म ना आती तो है बुजुर्गों का ऐसे मजाक बनाते हुए। खुले में करने में आपको शर्म ना आती बाबा, तो मैं बोलने में काहे शर्म करूं। मैं तो कहता हूँ थोड़ा संभल कर जाना खेतों में, कहीं अपने काम पर जाते वक्त किसी दूसरे के काम पर पैर न पड़ जाए। भाग यहाँ से नालायक, ये शांता का बेटा बड़ा ही आवारा हो गया है। जहाँ एक तरफ गांव वाले ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या जी रहे थे, वहीं अब काली का घर और दुनिया वीरान हो चुकी थी। काली नींद से जागती है कि तभी अचानक फिर से उसके सर का निशान दर्द होने लगता है। काली अपनी आंखों को मीचे उस दर्द को सहते हुए कहती है, ये दर्द अब क्या होने वाला है? ये सब क्या है? कौन है वो लड़की जो कि शादी के जोड़े में पुल से कूदने वाली थी? हो ना हो ये पुल गांव की शुरुआत की नदी पर बना पुल है। मुझे इस बार कुछ गलत होने से पहले ही सब कुछ रोकना होगा। काली अब उस लड़की की किस्मत के लेख को बदलने के लिए भागती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बस गांव की शुरुआत की ओर भागती जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार की गाड़ी से होने वाली थी। पर कुछ बुरा होता उससे पहले ही गाड़ी में बैठा हर्ष अचानक ही ब्रेक मारता है और तुरंत गाड़ी से निकलकर काली से कहता है, अरे ठीक तो हैं आप, और आप तो वही है ना आलोक जी की बेटी। आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? मैं आपके दिए चेक को कैश कराने के लिए जा रही हूँ। What? अभी मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। प्लीज सामने से हटो, मुझे किसी की जान बचाने जाना है। इतना कहकर काली वापस से आगे की ओर भागने लगती है। तभी हर्ष उसको पीछे से आवाज देते हुए कहता है, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ देता हूँ। पैदल भागने से तो जल्दी ही पहुँचा दूंगा, और तुम्हारे बाबा को तो मैं ना बचा सका, पर शायद जिसे तुम बचाने जा रही हो वो बच जाए। काली को भी यही सही लगता है और वो आकर जल्दी से हर्ष की गाड़ी में बैठ जाती है और हर्ष के बैठने के बाद उससे कहती है, जल्दी से गांव की शुरुआत के पुल पर ले चलो, जल्दी। हर्ष गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता हुआ पुल के पास ले आता है। काली उसमें से उतरकर पुल पर भागती है, जहां पुल के बीचों बीच एक लाल जोड़े में लड़की पुल से कूदने ही वाली थी कि तभी काली बोल पड़ती है, रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? तुम ऐसे खुद की जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अपनी आंखों के आगे मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती। जिस इंसान से मैंने 4 साल प्यार किया, आज उसकी और मेरी शादी होने वाली थी और वो आया ही नहीं। मेरा प्यार हार गया। अब मैं जीकर क्या करूँगी? उसने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। वो किसी मजबूरी के कारण ही मंडप में नहीं आ पाया, इसलिए उसने मुझे भेजा यहाँ ताकि मैं तुमको बचा सकूं, खुद की जान देने से रोक सकूं। क्या ये सच है? मेरे देव ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे आप जल्दी उसके पास ले चलो। वो लड़की जैसे ही काली की तरफ बढ़ने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो पुल से नीचे नदी में गिर जाती है। दूर खड़ा हर्ष ये सब देखकर दौड़कर वहाँ आता है। नहीं, ये क्या हुआ? मैं इसको मरने नहीं दे सकती, मुझे इसे बचाना होगा। काली खुद भी पुल से कूदने को होती है कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर पीछे करते हुए कहता है, ज्यादा झांसी की रानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई सुपर वुमेन नहीं हो। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगा उसको। हर्ष खुद उस पुल से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को बचाकर किनारे से ऊपर ले आता है, जहाँ खांसते हुए इस लड़की से काली कहती है, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुमको? मैं ठीक हूँ। माफ करिए, मेरा पैर फिसल गया था। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी हुई, लेकिन आपको एक आखिरी परेशानी देना चाहती हूँ। मुझे मेरे देव के घर ले चलिए। मुझे उससे पूछना है कि क्यों वो हमारे शादी के मंडप में नहीं आ पाया। उस लड़की की बात सुनकर काली हर्ष की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद हर्ष बिना कुछ बोले गाड़ी चालू करता है और काली उस लड़की के साथ उसमें बैठ जाती है। कुछ देर में गांव के दूसरे कोने में बसा देव का घर
जहाँ वो तीनों पहुँचते हैं और गाड़ी से उतरकर वो लड़की सीधे देव के घर में घुसते हुए कहती है, देव, देव कहाँ हो? देखो तुम्हारी अंजलि आई है। देव। अपने घर में किसी और लड़की की आवाज सुनकर देव की माँ कमला बाहर आती है और सामने अपने बेटे की माशुका को भीगे हुए लाल जोड़े में देखकर कहती है, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? अरे उल्टा मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे बिहार रचाने चली थी, और जब वो नहीं आया तो हिम्मत तो देखो इस बेशरम लड़की की, सीधे घर आ गई। माँ जी, आपको मुझे जितने ताने देने हैं दे लीजिए, पर आप मुझे देव से मिलने दीजिए, मुझे उससे मिलना है। अंजलि कमला को साइड करते हुए देव के कमरे की तरफ बढ़ती है और उसके कमरे के बंद दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। इतनी आवाज देने पर भी जब देव दरवाजा नहीं खोलता तो काली हर्ष को बोलकर वो दरवाजा तोड़ने को कहती है, जिसके बाद कमरे के पंखे से देव की लाश को लटके देखकर अंजलि और कमला दोनों की चीख निकल जाती है। देव! ये सारा मंजर देखकर काली डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं हर्ष देव की लाश को नीचे उतारकर उसके हाथ में से लेटर को निकालकर पढ़ना शुरू करता है। माँ, आपने मुझे मेरी अंजलि से शादी करने से रोक दिया, लेकिन आप ये नहीं जानती थी कि हमने एक दूसरे से वादा किया था। अगर उसमें या मुझ में से कोई भी मंडप में नहीं आया तो दूसरा इंसान अपनी जान दे देगा। मैं अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। माँ, आपने मुझे और अंजलि को तो जुदा कर दिया, लेकिन आप हमारे दिलों को कभी जुदा नहीं कर सकते। इतना सब होने के बाद काली खुद भी एक गहरे सदमे में जा चुकी थी और वो वहाँ से चुपचाप उदास से निकल जाती है, जहाँ हर्ष उसके पीछे आकर उसे आवाज देता है, काली, काली, काली सुनो तो। काली बिना कुछ सुने आंसू बहाते हुए चली जा रही थी। इतने में हर्ष भागते हुए उसके पास आता है और उसको कंधे से हिलाते हुए कहता है, काली कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मैं नहीं बचा पाई देव को, मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगी। मैंने अपनी बहन, अपने बाबा, सबको खो दिया क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये गलत है। तुम अंजलि के साथ थी, तुमने अंजलि को बचा लिया। देव के साथ तुम नहीं थी, इसलिए तुम उसे बचा नहीं पाई। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक इंसान हो जो एक समय में एक ही जगह हो सकती है, और तुमने एक लड़की की जिंदगी को बचा लिया है। और तुम खुद सोचो, देव तो अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन अगर तुम अंजलि को नहीं बचाती तो आज वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। इसलिए तुम कमजोर नहीं हो काली, तुम बहुत ताकतवर हो। बस तुम्हें खुद की ताकत को पहचानने की देर है। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि तुम कमजोर हो और कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? हर्ष की आंखों में खुद के लिए विश्वास देखकर आज काली को वही हिम्मत मिल रही थी जो 1 साल पहले उसकी बहन गौरी के शब्दों से मिलती थी। हालातों के सामने खुद को कमजोर समझने वाली काली की जिंदगी में हर्ष एक प्रेरणा बनकर आया था, जो आगे उसकी जिंदगी में उसका साथ कब तक देगा ये सिर्फ वक्त बताएगा। माँ के हॉस्पिटल में और बहन और पिता के जाने के बाद काली को उसका घर खाने को दौड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है और आज की रात एक चैन की नींद की कल्पना करके बिना कुछ खाए पिए सोने चली जाती है। लेकिन अचानक ही एक भयानक सा सपना देखकर काली की आंख खुलती है, साथ ही वो दर्द से करहाते हुए उठ जाती है। ये मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ में जलने जैसा दर्द क्यों हो रहा है? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। आखिर क्यों मुझे ये दर्द दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? काली अपने हाथों को देखती है तो वहाँ कोई जलने का निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसको दर्द हो रहा था। इस दर्द को अभी काली ठीक से सहन भी नहीं कर पा रही थी कि इतने में उसके माथे का निशान भी तेज दर्द करने लगता है और उसकी आंखें बंद करते ही उसके आगे उसे सपने जैसा मंजर आने लगता है, जहाँ एक औरत अपनी बहू पर अत्याचार कर रही थी। कभी उसे चिमटे से जला रही थी तो कभी उसके ऊपर हाथ उठा रही थी, और अत्याचार सहने वाली औरत का अंत काली को जो नजर आया उसको देखकर अचानक ही काली ने अपनी आंखें खोल ली। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती कि ऐसी औरत है जो दूसरी औरत पर इतना अत्याचार कर रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन है। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, कहीं जो मैंने अभी अभी देखा वो सच ना हो जाए। काली को ये सब सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह भी रात की बातों को सोचकर वो बेचैन थी, जिसके बाद वो अपनी माँ को ये बात बताने के लिए अस्पताल की ओर निकलती है। तभी उसे एक औरत
अपने आंगन में झाड़ू लगाती नजर आती है, जिसके हाथ पर वैसा ही जले का निशान था जैसा कि कल रात काली ने अपने सपने में देखा था। जिसके बाद काली बिना कुछ सोचे उस औरत के पास जाती है और उसका जला हुआ हाथ थाम कर कहती है, आप तो वही हैं जो मुझे सपने में दिखी थी। और ये आपके हाथ का निशान आपको किसी ने जानकर जलाया है ना? इसको कैसे पता कि मेरा हाथ किसी ने जलाया है? अगर माँ जी बाहर आ गई तो मेरे साथ कहीं इस बेचारी को भी कुछ ना कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तो काम करते हुए जल गया था। और आप कौन हैं? और यहाँ आंगन में कैसे आई? आप जाइए यहाँ से। देखिए मैं कौन हूँ ये मुझे कैसे पता है, ये सब बताने का समय नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आपके साथ। काली ने इतना कहा ही था कि तभी घर के अंदर से पारुल की सास निर्मल निकलकर बाहर आती है और पारुल को काली के साथ देखकर मन में कहती है, कहीं इस बोलती चिड़िया ने इस काली कलटी को कुछ बता तो नहीं दिया? बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर कितना काम पड़ा है, चल अंदर। निर्मल ये बोलकर काली को टेढ़ी निगाह से देखकर अपनी बहू को लेकर अंदर चली जाती है। और ये सब देखकर काली को शायद ईश्वर का इशारा मिलता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ वो ये भी समझ चुकी थी कि वो जब तक दुनिया वालों के आगे आकर उनकी मदद करेगी। बता नहीं दिया? बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर कितना काम पड़ा है, चल अंदर। निर्मल ये बोलकर काली को टेढ़ी निगाह से देखकर अपनी बहू को लेकर अंदर चली जाती है। और ये सब देखकर काली को शायद ईश्वर का इशारा मिलता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ वो ये भी समझ चुकी थी कि वो जब तक दुनिया वालों के आगे आकर उनकी मदद करेगी तो कोई उसकी मदद लेना तो दूर, उसकी बात सुनेगा भी नहीं। ये सब सोचकर काली अब अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जिसके बाद काली अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, अब तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ। अब आप बताओ, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अगर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए माँ, तो मुझे बस आप एक इशारा दे दो। काली ने इतना कहा ही था कि तभी काली की माँ की आंखों में मूवमेंट होती है और काली को ये देखकर एक आस मिलती है कि आखिर उसके पास कोई है। वो ये ठान लेती है कि वो दुनिया से छुपकर अब सब की मदद करेगी। काली अपने मन में आत्मविश्वास भरे घर आती है, जहाँ वो अपने कपड़े बदलने के लिए अपने घर में रखा एक छोटा सा पुराना संदूक खोलती है, जिसमें से कपड़े निकालते हुए उसे एक काला सूट दिखता है। ये सूट तो गौरी। अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले गौरी अपनी बहन काली के लिए एक सूट सिलवा कर लाती है और उसे देते हुए बोलती है, काली देखना, मैंने तेरे लिए एक सूट सिलवाया है। मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर ये कपड़ा खरीदा और फिर ये सूट सिलवाया है। देखना, तुझे पसंद आएगा। अच्छा, अब मेरी बहन ने मेरे लिए कुछ सिलवाया है तो अच्छा तो होगा ही। काली जैसे ही गौरी के लाए सूट को लिफाफे से निकालकर देखती है तो काली का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सूट उसे वापस करते हुए गौरी के हाथों में थमाते हुए कहती है, तूने भी दिखा दिया ना कि तू भी औरों जैसी है। अरे मेरे काले रंग का मजाक बनाने के लिए तूने मुझे जन्मदिन पर काला सूट दिया है। बस देख लिया मैंने तेरा प्यार। तू ही पहन इस काले सूट को, तेरे गोरे चेहरे पर तो खूब जचेगा। काली, मैंने ये सूट तेरे रंग का मजाक बनाने के लिए नहीं सिलवाया। मुझे पसंद आया ये कपड़ा, इसलिए सिलवाया। अगर तू इस सूट को नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी। गौरी, उस दिन तो मैंने इस सूट को पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यही सूट तेरी बहन की ताकत बनेगा। मैं लोगों के सामने आए बिना उनकी मदद भी करूंगी और किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी कि ये मैं हूँ। काली अपनी बहन का दिया वो सूट पहनकर और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक के पारुल के घर की ओर निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो निर्मल को पारुल से कहते हुए सुनती है, जब तू मेरे बेटे की जिंदगी में आई तो 1 महीने में ही मेरे बेटे को खा गई। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। न तू अपने घर वालों से पैसा लाकर मुझे देती है और न ही ये घर छोड़कर भागती है। आज मैं तुझे इस मिट्टी के तेल से जलाकर तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी और कह दूंगी कि रसोई में गलती से मिट्टी का तेल फैल गया था। मम्मी जी, मेरे साथ ये मत करिए। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ और आप ये क्या कर रही हैं? निर्मल पारुल की एक नहीं सुनती और घर में मौजूद मिट्टी के तेल की कैन को उठाने के लिए बढ़ने लगती है। ये देखकर काली घबराते हुए खुद से कहती है, मैंने पुलिस को तो बता दिया है कि यहाँ ये हादसा होने वाला है, लेकिन कहीं उन्होंने आने में देर कर दी
तो क्या होगा? क्या करूं मैं? काश मैं इस औरत को वो कैन उठाने से रोक पाती। काली ने इतना बोला ही था कि निर्मल जो उस कैन को उठाने बढ़ती है, उसके हाथ से वो कैन उठती ही नहीं है। निर्मल अपनी सारी ताकत लगाकर उस कैन को अपने दोनों हाथों से उठाती है, लेकिन वो मिट्टी के तेल की कैन टस से मस तक नहीं होती। तभी निर्मल और पारुल के सामने काली आती है, जिसका चेहरा दुपट्टे से पूरी तरह ढका हुआ था। ये तेरे पापों का घड़ा है जो अब तुझसे नहीं सरक रहा, लेकिन देख अब ये भर गया है और तू इसे उठा नहीं पाएगी। तूने एक बेटी समान बहू को जलाने की कोशिश की, इसकी सजा तुझे कानून देगा। थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। कौन हो तुम और अचानक हमारे घर में कैसे आई? मैं तेरा काल हूँ और तेरे लिए यही जानना बहुत है। और तुम बहुत सह लिया तुमने अपनी सास का जुल्म। तुम सहती रहोगी तो ये दुनिया तुम पर अत्याचार करती रहेगी। इसलिए चुप मत बैठो, उठो और अपने लिए आवाज उठाओ, क्योंकि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। काली ने इतना बोला ही था कि तभी पुलिस की जीप की सायरन सुनाई देता है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद पारुल को भी काली की बात सुनकर प्रेरणा मिलती है और वो इंस्पेक्टर पांडे के आते ही उससे कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास को मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कई घाव दिए, मारा, पीटा, सुनाया। मेरे घर वालों से दहेज की भी मांग की, और जब मेरे घर वालों के बस की और दहेज देने की नहीं थी, मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाना चाहा। लेकिन मेरी सास को मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कई घाव दिए, मारा, पीटा, सुनाया। मेरे घर वालों से दहेज की भी मांग की, और जब मेरे घर वालों के बस की और दहेज देने की नहीं थी, मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाना चाहा। लेकिन किसी ने आकर मुझे मेरे ऊपर होने वाले जुल्म से लड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए अब मैं इस औरत के अत्याचार और नहीं सह सकती। ले जाइए इसको यहाँ से। आज अगर वो भली लड़की नहीं होती तो ये औरत मुझे अब तक जिंदा जला देती। इनको तो इनके किए की सजा हम दिला देंगे, लेकिन आप जिस लड़की की बात कर रही हैं उसका नाम बता सकती हैं? क्योंकि हमें भी किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। वहाँ भी एक लड़की थी जिसने हमें बताया कि यहाँ ये सब होने वाला है। जी नाम तो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए काली माँ का रूप थी। काली आज फिर एक बार एक इंसान की जान बचाने में कामयाब हुई थी और अपने इस काम को पूरा करके वो बहुत तेजी में लगभग देर रात को भागते हुए घर आ रही थी। लेकिन काली के अपने घर के पास पहुंचने पर उसकी पड़ोसन भाग्या का बेटा नितिन, जो कि अपने घर के आंगन में खड़ा होकर काली के घर में ताका झांकी कर रहा था, उसकी नजर दूर से आती एक लड़की पर पड़ती है जिसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा काले नकाब से ढका था। ये नजारा देखकर नितिन के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं और वो घर में भागते हुए आकर अपने भाइयों से जाकर कहता है, अले बाल भूत है, अले बाल भूत है। ताले तबलों में तोई मेली तलब तुलेल भागती हुई आ रही थी। अले बादो तुम दोनों मुंह हिलाकर क्या बातें कर रहे हो? चुपचाप से सो क्यों नहीं जाते? अले बाल भूत है और तुम्हें सोने की पली है यार। नितिन, तेरे हिलते हुए होठ क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए समय खराब मत कर, हमें नींद आ रही है। तुम्हें उठकर काली से भी तो मिलना है। अगली सुबह काली अपने घर में आराम से सो रही थी कि तभी अचानक ही भाग्या के तीनों सपूत उसके दरवाजे पर आकर जोर जोर से उसका दरवाजा बजाते हुए उससे कहते हैं, ताली ताली तोलो ताली। नितिन की आवाज सुनकर काली दरवाजा खोलती है और उसके बाद तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। तभी मुकेश कहता है, काली माँ। काली को ये सुनकर लगता है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया और वो डर जाती है और डर कर कहती है, क्या हो गया माँ को? वो ठीक तो है ना? मुझे अस्पताल जाना होगा। अरे पर हमारी माँ तो तल है, फिर तुम तो अस्पताल क्यों जाना है? हाँ काली, मैं तो कह रहा था कि माँ ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। वो नितिन ने कल रात को किसी काले। अरे पर हमारी माँ तो तल है, फिर तुम तो अस्पताल क्यों जाना है? हाँ काली, मैं तो कह रहा था कि माँ ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। वो नितिन ने कल रात को किसी काले कपड़े वाली चुड़ैल को देख लिया था, तो माँ ने बोला कि हम उतरवा लें और हम तुमसे नितिन की नजर उतरवा लें और हम तुम तो न्याय भी लेंगे। क्या बोले? अरे
तुत नहीं। अच्छा हुआ नितिन ने मेरा चेहरा नहीं देखा था रात को, अगर देख लेता तो परेशानी हो जाती। तुम लोगों को क्या झाड़ फूक करने वाली लगती हूँ मैं, जो मेरे से नजर उतरवाने आ गए? निकल लो यहाँ से, क्योंकि मुझे गुस्सा आया ना तो नजर तो उतारूंगी नहीं, लेकिन चप्पल उतार के मारूंगी जरूर। काली नील नितिन मुकेश को डांट ही रही थी कि तभी ये सब बातें वहाँ आती हुई भाग्या सुन लेती है, जो काली के ऐसे शब्द सुनकर खुद से कहती है, देखो तो तनिक इस कलूटी को, इके तेवर तो आसमान छूने को है। अरे एक तो लगभग पूरी अनाथ हो ही गई है, फिर भी हम अपने फूल जैसे बिटवा की शादी इससे कराने की सोच रही हैं, लेकिन इसको तो तनिक लाशरम नहीं है। मेरे बिटवा की बेइज्जती कर रही है ना, अभई को इकी औकात दिखावत है। भाग्या काली के मुंह से अपने बेटों की बेइज्जती सुनकर उसके पास आती है और काली को बड़े रूखे शब्दों में कहती है, ए काली, एक तो पूरे गांव में तो को कोई भाव नहीं देता, हमरे बिटवा तेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उका तुझे ज्यादा ही घमंड आ गया है का, जो तू उनका सुना रही है? अरे तेरी जैसी काली कलूटी पूरे गांव में नहीं है, यह करके तेरे पास नजर उतारने भेजे हैं अपने बिटवा को। चुपचाप हमरे बिटवा की नजर उतार, आई बड़ी। अभी मुझे इस पड़ोसन से बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना, इसलिए काली जो ये बोल रही है वो कर दे। वैसे भी जब भगवान ने मुझे ऐसे रूप के साथ भेजा है तो इन इंसानों से क्या ही उम्मीद करूं। काली नितिन की नजर उतार देती है, जिसके बाद भाग्या अपने बेटों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी काली भाग्या को घूरते हुए अपनी मन ही मन कहती है, इतना काला होने का एहसास तो मुझे दुनिया ने नहीं दिलाया, जितना इस अकेली भाग्या ने दिला दिया है। कसम से अगर मेरे पास कुछ शक्तियाँ होती ना तो सबसे पहले मैं इस जाती हुई पड़ोसन को अचानक ही फिसलवा के गिरवा देती। काली अपने मन में इतना बोलती ही है कि तभी भाग्या, जो कि सामने अपने घर की तरफ जा रही थी, अचानक ही गिर पड़ती है और उसको उसका बेटा नितिन उठाते हुए कहता है, माँ क्या है, ऐसे तलते तलते तोंता दांत तल रही थी तो दिल गई। बुड़बक अपनी माँ को उठाने के बजाय मजाक बनावत है, न जाने कैसे सपूतों को जन्म दिया है मैंने, एको ढंग का नहीं है। भाग्या जहाँ गिरने के कारण अपने बेटों को कोस रही थी, तो वहीं काली अपनी जुबान से निकली बात को सच होते देखकर हैरान हो जाती है। काली, अभी जो तूने बोला वो हो गया। हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरे चेहरे के साथ साथ मेरी जुबान भी काली दी है तूने। हे मेरे पास सच में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं सकती हूँ, तो क्या पता, क्यों ना आजमा के देखूं। काली अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए गांव में निकलती है और गांव की गलियों में कंचे खेल रहे कुछ बच्चों के पास खड़ी होकर अपनी शक्तियों को आजमाते हुए कहती है, काश ये कंचे खुद ही उस छोटे से गड्ढे में चले जाएं। काली के इतना बोलते ही उन बच्चों के सारे कंचे अपने आप बने गड्ढे में चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और भूत भूत चिल्लाते हुए अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं काली खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे पास तो ये बड़ी ही मजेदार शक्ति है, अब तो मैं सुपर वुमन बन सकती हूँ। आज कितने समय बाद मैं खुश हुई हूँ, वरना मेरी जिंदगी तो। काली क्या बड़बड़ाई जा रही है? काली अचानक ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसी गांव की एक औरत का बेटा खड़ा था। वो काली को खुद से बातें करते हुए देखकर हैरान होता है। अरे मनोज, तुम? मैं तो बस ऐसे ही। हाँ जानता हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो। माँ अस्पताल में है, पिता और बहन नहीं रहे, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये गाँव और हम तुम्हारे साथ है दीदी, तुम हमारी बहन जैसी हो। हाँ हाँ मनोज, जानती हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस वक्त काम पर नहीं गए आज? गए थे काम पर, लेकिन तुमको तो पता ही है कि हमारे काम का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और वहाँ ये हमारे गाँव की बुजुर्गों की टोली हल्का होने जाती है। बस किसी के किए हुए कांड पर हमारा पैर पड़ गया था और उसी को साफ करने वापस घर आ गए। अब दोबारा नहा धोकर जा रहे हैं। हाँ ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन घर में गुजरखाना होते हुए भी ये लोग बाहर क्यों जाते हैं? अब तो सरकार भी घर घर शौचालय बनवा रही है। आदत से मजबूर है ना काली दीदी, ये लोग खुले में करने की आदत कहाँ छोड़ेंगे। मिल गया काली तुझे आज का काम, आज जरा इन बुजुर्गों को ठिकाने लगाया जाए। तुम चिंता ना करो मनोज, आज के बाद ये समस्या नहीं होगी। तुम काम पर जाओ और संभल के जाना, फिर किसी के किए कराए पर पैर मत रख देना। काली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और शाम को वो गांव के खेतों वाले रास्ते पर ही खड़ी होती है। तभी उसको वहाँ गांव के बुजुर्गों की टोली हाथ में लोटा लिए आती दिखती है, जिस पर काली उनसे छुपते हुए कहती है, आओ आओ बाबा, आज का तुम्हारा ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम होगा। उन बुजुर्गों की टोली खेतों में आकर जैसे ही अपने अपने लोटे जमीन पर रखती है, तभी उनके लोटे अपने आप लुढ़क जाते हैं और उसका सारा पानी गिर जाता है। ये देखकर एक बाबा बोलता है, अरे अरे ये क्या, अब हम धोएंगे कैसे? अरे घर जाकर धो लेंगे, चलो बैठ भी जाओ, या ये पत्ते कब काम आएंगे? अपने देश में वैसे ही इतनी हरियाली है, तू बैठ जा भाई, माहौल ना बिगाड़। सारे बैठने को होते हैं, तभी अचानक ही सबके लोटे हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर बुजुर्गों की टोली डर जाती है। अरे अरे ये क्या है, यहाँ कोई भूत है क्या? भाग जाओ यहाँ से, मैं इस खेत में रहने वाला पिशाच हूँ।
तुम लोगों ने यहाँ अपना रायता फैला के हमारी नाक में दम के साथ बदबू भी फैलाई दी है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हो गया। अब धोती उठा के भाग लो यहाँ से, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पर तुम्हारे ही फैलाए रायते को मल देई। भागो रे धोती उठा के। काली की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर दोनों बुजुर्ग वहाँ से अपनी धोती उठाकर भाग उठते हैं और जाते जाते बोलते भी हैं, आज के बाद हम ही खेतन में नहीं, अपने घर में ही हल्के होंगे। आखिर काली ने अपनी शक्तियों के एक अच्छे इस्तेमाल से कुछ लोगों की अकल तो ठिकाने लगा ही दी थी।